जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का एग्जाम गुरुजी भाई रविंद्र सर यूट्यूब चैनल में तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2023 के री एग्ज़ाम 2024 के लिए वॉल्यूम नंबर 2 के मॉडल पेपर नंबर 2 को आज की इस वीडियो में कंप्लीट किया जाएगा। इसके पहले मॉडल पेपर नंबर 1 को अच्छे से कंप्लीट कर लिया गया है। गाइस, अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। अदरवाइज आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, यूपी पुलिस री एग्ज़ाम वॉल्यूम 2 मॉडल पेपर नंबर के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ से आप सभी क्लासेस को देख सकते हैं। इसके पहले जितनी भी क्लास हुई है सभी क्लास को आप चैनल की प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। और इसके अलावा गाइस, आप टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, वहाँ पे मैं आपको इसकी पीडीएफ दे दूँगा, आप टेलीग्राम से इसकी पीडीएफ को ले लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट क्लास को। और आपके सामने क्वेश्चंस रखते हैं। ये जो मैं क्लास करवा रहा हूँ, ये जो मैं मॉडल पेपर करवा रहा हूँ, ये गाइज आप एग्जामपुर के नाम से परिचित होंगे। एग्जामपुर को आप जानते ही हैं, एग्जामपुर के विवेक सर द्वारा लॉन्च किया गया है ये मॉडल पेपर है। और मेरे प्यारे भाई बेहतरीन मॉडल पेपर है। तो गाइज बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आए कि सर इस मॉडल पेपर को हल करवा दीजिए, तो मैंने सोचा चलो गाइज आपके बातों को ध्यान में रखा जाए और मॉडल पेपर को हल करवाया जाए। ये वॉल्यूम नंबर 2 है। वॉल्यूम नंबर 2 का मतलब है मेरे प्यारे भाई कि जब री एग्ज़ाम की डेट आई है उसके बाद इन्होंने इस मॉडल पेपर को लॉन्च किया है, तो वॉल्यूम 2 है। और री एग्ज़ाम से पहले यानी जब पहला पेपर होने वाला था तब इन्होंने वॉल्यूम 1 को लॉन्च किया था। तो अगर आप कहोगे तो मैं वॉल्यूम 1 को भी हल करवा दूंगा। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए, क्वेश्चन जो है आपका ये दोनों मीडियम में है, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में है, यानी लैंग्वेज दोनों है। जिस भी लैंग्वेज में आप देखना चाहें देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 49वीं समानांतर रेखा किसके बीच की सीमा रेखा है। आपको बताना है कि किसके बीच की बाउंड्री लाइन है 49वीं समानांतर रेखा। 49th पैरेलल लाइन जो है ये किन दो देशों के बीच की समानांतर रेखा है। राइट आंसर हो जाएगा यूएसए और कनाडा के बीच। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यूएसए और कनाडा के बीच की। अगला सवाल आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 है कि बंगाल का विभाजन जो है ये किस वर्ष हुआ था। 1906 में नहीं, 1903 में नहीं, 1904 में नहीं। राइट हो जाएगा डी आंसर 1905 में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बंगाल का विभाजन जो है 1905 में हुआ था। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, चौरी चौरा घटना के कारण किस आंदोलन को अचानक रोकना पड़ा। इंपॉर्टेंट सवाल है, चौरी चौरा घटना के कारण किस आंदोलन को अचानक रोकना पड़ा। 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के चौरी चौरा में ये घटना घटी थी, चौरी चौरा कांड। और मेरे प्यारे भाई जो चौरी चौरा घटना है इसके कारण किस आंदोलन को रोकना पड़ा, ये सवाल पूछा गया है। बताइए इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, बताइए। सही आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असहयोग आंदोलन। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4, महावीर डैश तीर्थंकरों में अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं। यानी जैसा आप जानते हैं कि जैन धर्म में तीर्थंकर होते हैं और कुल मिलाकर के 24 तीर्थंकर हुए हैं। और 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर। यानी अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 24। अगला है कि काकोरी ट्रेन डकैती 1925 में किसके द्वारा आयोजित की गई थी। काकोरी ट्रेन डकैती 1925 में किसके द्वारा आयोजित की गई थी। राइट आंसर हो जाएगा HRA यानी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। डी आंसर इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज परफेक्ट आंसर। वहत जो है किस देश की मुद्रा है। वहत जो है किस देश की मुद्रा है। क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, जल्दी जल्दी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसके पहले जो मॉडल पेपर हुई है नहीं देखा है भाई तो ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आप सभी का प्यार और अगर आप सभी का सपोर्ट रहा तो मैं 10 मॉडल पेपर आपका वॉल्यूम 2 का करवा दूंगा। और अगर आप सभी की डिमांड सही तो वॉल्यूम 1 के भी मॉडल पेपर में हल करवा दूंगा। लेकिन कब? जब आप सभी का प्यार और सपोर्ट मिलेगा तब। क्योंकि आप जानते हो गाइस कि इसमें केवल और केवल मुझे मोटिवेशन वही दे सकता है, वो है आपके शेयर की बटन। यानी जितना ज़्यादा आप वीडियो को शेयर करोगे, जितने ज़्यादा वीडियो को पसंद करेंगे बच्चे, उतना ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए मेहनत कर पाऊँगा। देखिए, वहत जो है थाईलैंड की मुद्रा है। राइट हो जाएगा आंसर सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। ऑन व्हिच डे इज इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेटेड। देखिए, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, 21 जून। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। 1975 में पहली बार आयोजित विश्व हिंदी सम्मेलन
कि पहली वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए प्रतिवर्ष कौन सा दिन विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है? कहने का मतलब ये है कि विश्व हिंदी दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। देखिए, अगर आपसे सवाल ये पूछा जाए कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, या फिर सवाल ये पूछा जाए कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तब आप कहेंगे 14 सितंबर। लेकिन अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तब आप कहेंगे 10 जनवरी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10 जनवरी। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, किसने भारत की आत्मकथा लिखी है? किसने भारत की आत्मकथा लिखी है? बताइए राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। देखिए, ऑटोबायोग्राफी ऑफ इंडिया जो है ये नीरद चंद्र चौधरी द्वारा लिखी गई है, यानी नीरद सी चौधरी। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, नीरद चंद्र चौधरी। ऑप्शन बी इज परफेक्ट आंसर। अगला है कि द व्हाइट टाइगर नामक उपन्यास के लेखक कौन है? द व्हाइट टाइगर नामक उपन्यास के लेखक कौन है? आपको बताना है कि द व्हाइट टाइगर नामक उपन्यास जो है किसने लिखा है। राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा डी ऑप्शन, अरविंद अडिगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरविंद अडिगा ने द व्हाइट टाइगर नामक उपन्यास लिखा है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका ये सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारतीय रेलवे के 17वें जोन का नाम निम्न में से कौन सा है? भारतीय रेलवे के 17th जोन का जो नेम है वो क्या है? गाइस, जो ये सवाल है ये आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, भारतीय रेलवे के जो 17वां जोन है इसका नाम जो है ये है कोलकाता मेट्रो। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। और मेरे प्यारे भाई, सवाल अगर आपसे ये पूछा जाए कि हाल ही में किस राज्य में अंडर वाटर मेट्रो की शुरुआत की गई, तो वो भी आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल के कोलकाता में। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, कोलकाता मेट्रो। ये भारतीय रेलवे के 17वें जोन का नाम है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि इनमें से खरीफ की फसल कौन सी है? देखिए, खरीफ की फसल कौन सी है ये सवाल पूछा जा रहा है, इंपॉर्टेंट है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत बढ़िया। देखिए, खरीफ की फसल कौन सी है सवाल पूछ रहा है। राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बाजरा। राइट हो जाएगा मिलेट। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाजरा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि स्थानांतरित कृषि का अन्य नाम क्या है? स्थानांतरित कृषि का अन्य नाम क्या है? देखिए, स्थानांतरित कृषि का मतलब है मेरे प्यारे भाई कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे कृषि करने की प्रक्रिया को स्थानांतरित कृषि या फिर कहा जाए शिफ्टिंग एग्रीकल्चर कहा जाता है। राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, झूम। झूम खेती का मतलब ये है कि जंगलों को काटा जाता है। जंगल को काटने के बाद उस जो ज़मीन है उस ज़मीन को उपजाऊ बनाया जाता है और वहाँ पे फसलें उगाई जाती हैं। और उसमें फसल उगाने के बाद फिर कुछ दिन, यानी कि एक चक्र की फसल उगाने के बाद जो दूसरे चक्र की फसल होती है वो फिर से जब उगाने की प्रक्रिया आती है तो फिर से अलग काटा जाता है और फिर से अलग वो खेत तैयार किया जाता है फसल के लिए, तो उसे कहा जाता है झूम खेती। ओके। अगला है, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री नामक अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? बताइए, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री नामक अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? राइट आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अंटार्कटिका में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैत्री और दक्षिण गंगोत्री नामक अनुसंधान केंद्र अंटार्कटिका में है। अगला है कि भारत में पर्वतीय वनों में किस प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं? देखिए, पर्वतीय वनों में किस प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। हमसे सवाल क्या पूछा गया? पर्वतीय वनों में। मेरे प्यारे भाई, पर्वतीय वनों में चीड़ जो है ये पाया जाता है। अगर सवाल ये पूछा जाता है कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में, तब आप नागफनी कह सकते थे। बट राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, चीड़ का पेड़ मिलता है पर्वतीय वनों में। तो ए आंसर आपका जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला है कि जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है। देखिए घुलनशील भस्म जो है यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ये हो जाएगा एल्काइल, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विष या फिर जिन्हें आप क्षार कहते हैं, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो है जल में घुलनशील है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि सोने के लैटिन नाम का नाम क्या है। देखिए सोने का यहाँ पे सोने का जो मतलब है ये आपका गोल्ड मतलब है, गोल्ड है ना, जो गोल्ड सोना चांदी है वो आपका, तो सोने का जो मतलब है ये क्या है। राइट हो जाएगा आपका अर्जेंटम, डी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे माफ़ कीजिएगा, अर्जेंटम नहीं होगा, यहाँ पे जो हो जाएगा ये हो जाएगा औरम, ठीक है, AURUM ये होगा आपका, तो यहाँ पे स्पेलिंग गलत लिखी है, राइट हो जाएगा आपका औरम, लेकिन स्पेलिंग होगी AURUM। ओके गाइस, तो यहाँ पे अर्जेंटम नहीं, ऑप्शन बी होगा, माफ़ करना। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 18, क्या कह रहा है, अधिकारों के समाज कल्याण सिद्धांत का अर्थ क्या है। अधिकारों के समाज कल्याण सिद्धांत का अर्थ क्या है। क्वेश्चन नंबर 18, अधिकारों के समाज कल्याण सिद्धांत का अर्थ क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 है, बताइए। राइट हो जाएगा, अधिकार समाज द्वारा बनाए जाते हैं और सामाजिक कल्याण को साकार करने के उद्देश्य से होते हैं, तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट्स आर क्रिएटेड बाय सोसाइटी एंड आर एम्ड एट रिलीजिंग सोशल वेलफेयर, तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि फिशिंग क्या है। देखिए फिशिंग जो है ये किसका एक रूप है, ये सवाल पूछा गया है, फिशिंग जो है किसका एक रूप है। फिशिंग का मतलब होता है मेरे प्यारे भाई ऑनलाइन स्पैकिंग, ऑनलाइन स्पैपिंग का मतलब है मेरे प्यारे भाई कि धोखाधड़ी, तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्पैमिंग, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिशिंग का मतलब है स्पैमिंग, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है कि फेसबुक की स्थापना जो है ये किस वर्ष हुई। देखिए अब अगर कहा जाए तो फेसबुक नाम नहीं रह गया, ये बात आप जानते ही हैं। तो देखिए फेसबुक जो है ये अब इसका नाम, नया नाम क्या हो गया है, मेटा, और मेटा की जो स्थापना है ये 2004 में हुई थी। किसके द्वारा की गई थी जानते होंगे, मार्क जुकरबर्ग द्वारा। किसके द्वारा, मार्क जुकरबर्ग द्वारा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 2004 में। अगला सवाल है कि भारतीय नौसेना और बांग्लादेशी नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास बोंगो सागर 23 ये कहाँ आयोजित हुआ था। भारतीय नौसेना और बांग्लादेश नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास बोंगो सागर 23 ये कहाँ आयोजित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए विशाखापट्टनम में, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम में। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 22, चर्चा में रही घर घर औषधि योजना किस राज्य की पहल है। चर्चा में रही घर घर औषधि योजना किस राज्य की पहल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइए राइट क्या होगा। देखिए घर घर औषधि योजना जो है किस राज्य की पहल है, बताइए पहले, इंपॉर्टेंट है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी राजस्थान। राजस्थान की ये पहल है, क्या है, घर घर औषधि योजना, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी राजस्थान। ओके अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 23 कि कुंभ मेला किस शहर में नहीं लगता। अब देखिए मैं एक बात आपको और बता दूं, ये जो मैं सवाल करवा रहा हूँ ये मैं जल्दबाजी में इसलिए नहीं करवा रहा हूँ ताकि गाइज आपको ये सवाल कंठस्थ हो जाए, फिर दोबारा आपको देखने की ज़रूरत ना पड़े। और अगर आप जल्दबाजी में देखना चाहते हो भाई तो ये आपके पास विकल्प है, आप 2x स्पीड में देख लो, आप जितनी जल्दबाजी करना चाहते हो कर लो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। अगर मैं जल्दी करवाऊंगा तो बच्चे कहेंगे पता नहीं क्या इनको हड़बड़ी लगी है भाई, बहुत जल्दी करवा रहे हैं, तो इस वजह से मैं जल्दी नहीं करवा रहा हूँ। आप अगर देखना चाहते हैं तो वीडियो की स्पीड को बढ़ा सकते हैं, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, ठीक है भैया। तो देखो कुंभ मेला जो है किस शहर में नहीं लगता। अब देखिए आप जानते हो कि कुंभ मेला जो है भारत के 4 स्थानों पर लगता है। कहाँ कहाँ लगता है ये बात आप पहले ध्यान से सुन लीजिए, और कहाँ पर नहीं लगता ये बात आप ध्यान से देख लीजिएगा। अगर बात की जाए यहाँ पे
तो कुंभ मेला आपका हरिद्वार में लगता है, नासिक में लगता है और प्रयागराज में लगता है और उज्जैन में लगता है। तो और इसके अलावा यहाँ पे जो दिया गया है ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी, यहाँ पे कुंभ मेला नहीं लगता। तो ऑप्शन सी राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला है कि केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने 6 डोर्नियर 228 विमानों की खरीद के लिए निम्न में से किस संस्था के साथ रक्षा समझौता किया है या रक्षा सौदा किया है? सवाल बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा। सवाल आपसे क्या कह रहा है कि केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने 6 डोर्नियर 228 विमानों की खरीद के लिए निम्न में से किस संस्था के साथ रक्षा सौदा किया है? क्वेश्चन नंबर 24, राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा HAL के साथ। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा HAL के साथ। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 26 आपसे क्या कह रहा है। उत्तर प्रदेश में पुलिस थाने का कार्यालय, रिकॉर्ड कीपर और लेखपाल कौन होता है? राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हेड कांस्टेबल। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में पुलिस थाने के कार्यालय, रिकॉर्ड कीपर और लेखपाल कौन होते हैं? हेड कांस्टेबल होते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 का सी। अगला है क्वेश्चन नंबर 27, फसलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नियम न्यूनतम समर्थन मूल्य की अनुशंसा करता है? ये थोड़ा सा छोटा है गाइस, इसे छोटा ही रहने दीजिएगा, बड़ा नहीं हो पा रहा है, माफ़ कीजिएगा। 2 सवाल आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब देगा। तो देखिए, फसलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम समर्थन मूल्य की अनुशंसा करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CACP। CACP ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, भारत के प्रणाली में प्रचलित अधिकतम दर कौन सी? भारत के GST प्रणाली में प्रचलित अधिकतम दर कौन सी है? यानी GST की अधिकतम दर कौन सी है? तो वो हो जाएगा 28%। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बड़ा कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर आपको बताना है। राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत का संविधान गणतांत्रिक है क्योंकि, अब इसका मतलब आपको बताना है, भारत का संविधान गणतांत्रिक है क्योंकि इसमें निर्वाचित संसद का प्रावधान किया गया है? नहीं। इसमें एक अधिकार विधेयक शामिल किया गया है? नहीं। इसमें वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया है? ये बताइए राइट आंसर है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 30 सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे, इसमें कोई भी वंशानुगत घटक नहीं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और यही भारत के संविधान के गणतांत्रिक का मतलब है। मेरे प्यारे भाई थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। गणतांत्रिक का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि राजा का बेटा राजा ही बनेगा या फिर जो मतलब अपने पिताजी का ही पद लेगा, ऐसा नहीं है। ये गणतांत्रिक यहाँ पे शासन चलता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, इसमें कोई भी वंशानुगत घटक नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपके सामने कि सिक्किम जो है ये भारत से अलग, सिक्किम जो है भारत का एक राज्य कब बना था? सिक्किम जो है ये भारत का एक राज्य कब बना? क्वेश्चन नंबर 31 राइट आंसर हो जाएगा 1975 1975 में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 1975 में। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? देखिए, बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य कौन कौन से हैं? वो आपका हो जाएगा मेघालय, और इसके अलावा हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल, और इसके अलावा हो जाएगा मिज़ोरम, इसके अलावा हो जाएगा आपका त्रिपुरा। तो यहाँ पे मेघालय, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। ऑप्शन नंबर डी झारखंड जो है ये बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई, वीडियो में और आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को एक गुड न्यूज़ दे दूँ। आप सभी के लिए जीके के 5000 क्वेश्चंस की एक ई बुक लॉन्च की गई है जिसपे 60% का डिस्काउंट चल रहा है। ये ई बुक आपको मात्र 39 रुपये में मिल जाएगी। इसमें जीके के 5000 से ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। और मेरे प्यारे भाई, इसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस, फिजिक्स,
हिस्ट्री, बायोलॉजी और स्टैटिक्स जीके के 5000 क्वेश्चन के साथ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेगा। ई बुक जो है आपकी इमेज और कलरफुल के साथ बनाई गई है। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो आप इस दिए गए व्हाट्सअप नंबर है 8948667652, इस पर आप व्हाट्सअप कीजिए, आपको यहाँ से ये ई बुक मिल जाएगी। और दूसरी बात मेरे प्यारे भाई, अगर आप इसका डेमो पेज देखने चाहते हैं तो आप यहाँ से इसका डेमो पेज भी देख सकते हैं, इसी नंबर पर व्हाट्सएप करके इसका डेमो पेज भी देख सकते हैं। और इसके साथ साथ एक और गुड न्यूज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। गुड न्यूज़ ये है गाइस, आप देख लीजिए, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। देखो, एक मिनट मेरे भाई, एक मिनट। देखिए, ये जो गुड न्यूज़ है गाइज वो है आपके यूपी पुलिस के एग्ज़ाम्स को लेकर के, आपके यूपी पुलिस के री एग्ज़ाम को लेकर के। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। ये देखिए, ये ई बुक जो है आपकी, ये यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए है। और मेरे प्यारे भाई, ये ई बुक जो है ये आपको जीके, यूपी जीके, हिंदी, मैथ और रीजनिंग, ये चारों सब्जेक्ट्स देगी, यानी आपके यूपी पुलिस के री एग्ज़ाम के पूरे सिलेबस को अच्छे से कवर कर रही है। और इस पर भी 60% का डिस्काउंट चल रहा है। लेकिन ये ई बुक आपको 39 रुपये में तभी मिलेगी जब आप इसे आज ही खरीद लेंगे तब। अदरवाइज इसकी दाम जो है गाइज वो 49 रुपये है, और इससे अगर दाम बढ़ता है तो 99 रुपये हो जाएगा। तो अगर आप आज खरीदते हैं तो 39 का मिल जाएगा, और अगर गाइज आप कल या परसों में खरीदते हैं तो आपको 49 का मिलेगा। और अगर आप इसे बहुत दिन बाद खरीदते हैं, जब एग्ज़ाम नज़दीक आ जाएगा, बिल्कुल सर पे आ जाएगा, तब आपको 99 का मिलेगा। ठीक है, तो अगर आपको लेना है तो आप इसे अभी 39 रुपये में ले लीजिएगा। और अगर आप इस यूपी पुलिस री एग्ज़ाम वाली ई बुक को पढ़ लेते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि फिर आपको कहीं भी किसी के भी कोई भी कोर्स की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है तो एक बार मन लगा करके अच्छे से पढ़ाई करने की। तो मेरे प्यारे भाई, ये दोनों ई बुक आप ले सकते हैं इस नंबर पर व्हाट्सअप करके 8948667652। इस पर आप व्हाट्सएप कीजिए, यहाँ से आपको इस ई बुक के बारे में और भी डिटेल्स मिल जाएगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने है कि मुद्राक्षस नाटक जो है ये किसने लिखा है। मुद्राक्षस नाटक किसने लिखा है, ये सवाल पूछ रहा है, इंपॉर्टेंट है। बताइए राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विशाख दत्त ने। अगला है कि प्रसिद्ध गोल गुंबद जो है ये कहाँ पे स्थित है। 34 नंबर सवाल है कि गोल गुंबद कहाँ पे स्थित है। सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटका में है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कर्नाटका में है गोल गुंबद, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि वर्ष 1930 में किसने दलितों को डिस्प्लेस्ड क्लासेस एसोसिएशन में संगठित किया और उनके लिए एक अलग निर्वाचन मंडल की मांग की। 35 नंबर सवाल है। राइट आंसर जो हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर वी, भीमराव अंबेडकर ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर ने। अगला है कि संसद द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। संसद द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 2009 में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2009 में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि गोपनीयता का अधिकार भारत के संविधान के निम्नलिखित खंडों में से किसका एक अभिन्न हिस्सा है। 37 नंबर सवाल है। गोपनीयता का अधिकार भारत के संविधान के निम्नलिखित खंडों में से किसका एक अभिन्न हिस्सा है। सही आंसर हो जाएगा फंडामेंटल राइट्स का, मौलिक अधिकार का। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, मौलिक अधिकार का। अगला है कि पूर्ण कुंभ मेला कितने वर्ष में एक बार आयोजित किया जाता है। देखिए सवाल क्या कह रहा है कि पूर्ण कुंभ मेला जो है ये प्रत्येक 12 वर्ष में लगता है, और जो अर्ध कुंभ है ये प्रत्येक 6 वर्ष में लगता है। सो गाइस यहाँ पे पूछा गया है कि प्रत्येक वर्ष में जो आयोजित किया जाता है वो भी पूर्ण कुंभ मेला, तो आपका 12 वर्षों में लगता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, एवरी 12 ईयर्स। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखते हैं। सो गाइस यहाँ पे आपके जीके के 38 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ, जो आपका हिंदी है। बट उससे पहले एक छोटा सा निवेदन है भाई, बिना कहे आप वीडियो को एक बार लाइक कर दो। और आप ये बात अच्छे से जानते हो कि लाइक करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और भाई अगर आप फ्री में देखना चाहते हो, फ्री फंड का लाभ उठाना चाहते हो तो कोई बात नहीं। अगर आप अपना हाथ नहीं दुखना चाहते हो तो कोई बात नहीं भाई, मत करो। लेकिन अगर आपके हाथ नहीं दुखते हैं ना, अगर अंगूठे में आपके दर्द नहीं हो रहा है, तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक और मित्र तक शेयर करना चाहो तो कर दो। अदरवाइज वीडियो देखने के बाद तब शेयर करना, ओके। क्योंकि पहले अपना भला देखते हैं भाई, तब दूसरों का भला देखते हैं, है ना। तो देखिए पहले आप वीडियो देख लीजिए, फिर अपने मित्र तक शेयर कर देना, ठीक है भाई। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 39 है, जो हिंदी का है। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, वो हो जाएगा आपका पुलुत स्वर। डी आंसर राइट हो जाएगा। अगला है कि वाक्य के घटक कौन कौन होते हैं।
देखिए वाक्य में एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उद्देश्य और विधेय। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्मी का अनेकार्थी शब्द नहीं है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा एक ऊर्मी का अनेकार्थी नहीं है। देखिए लहर भी है ऊर्मी का अनेकार्थी, प्रकाश भी है, भ्रांति भी है, कस्तूरी जो है ये ऊर्मी का अनेकार्थी शब्द नहीं है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला है कि रामू जो बड़ा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई। इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा लगेगा। मैंने विराम चिन्ह लगा दिया, वो हो जाएगा आपका अल्प विराम, जिसे आप कॉमा के नाम से जानते हैं। तो ये हो जाएगा अल्प विराम, यहाँ पे लगेगा। तो रामू जो बड़ा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई, तो यहाँ पे ऑप्शन बी अल्प विराम लगेगा। परिवार जो है संज्ञा का कौन सा प्रकार है। परिवार संज्ञा का कौन सा प्रकार है। 43 नंबर सवाल है। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, समूहवाचक। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समूहवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। मिश्र वाक्य आपको बताना है। प्रातःकाल होने पर चिड़िया चहचहाने लगती है, ये सरल वाक्य है। सुबह पहली बस पकड़कर शाम तक लौट आओ, ये भी सरल वाक्य है। जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह सफल अवश्य होगा, ये आपका मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य में होता है कि जो दूसरा वाक्य होता है ये पहले वाले वाक्य पे आश्रित होता है, यानी एक दूसरे पे आश्रित हो, वहाँ पे मिश्र वाक्य होगा। तो जो विद्यार्थी परिश्रमी है ये वह अवश्य सफल होगा, तो वह अवश्य सफल होगा, ये किस पे आश्रित है, जो विद्यार्थी परिश्रमी है इस पे। तो ऑप्शन सी राइट होगा। राजकुमार ने भाई को मार डाला और स्वयं राजा बन गया, तो यहाँ पे देखिए और लग गया, यानी यहाँ पे आपका जो है ये संयुक्त वाक्य हो गया। हमसे पूछा गया है मिश्र वाक्य, तो ऑप्शन सी जो विद्यार्थी परिश्रमी है वो सफल अवश्य होगा। हिंदी भाषा का जन्म जो है ये हुआ है। हिंदी भाषा का जन्म जो है ये किससे हुआ है। 45 नंबर सवाल। राइट हो जाएगा डी आंसर, अप्रभंश से। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अप्रभंश से। अगम का विलोम शब्द क्या है। अगम का विलोम शब्द क्या है। 26 नंबर सवाल, 46 नंबर सवाल। अगम का विलोम शब्द क्या है। राइट हो जाएगा सुगम, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, सुगम। अगम का विलोम शब्द सुगम हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित शब्दों के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से उचित पर्याय चुनकर उन्हें चिन्हित करें। आविर्भाव का पर्यायवाची आपको बताना है। आविर्भाव का विलोम पूछा जाए तो अनाविर्भाव, लेकिन हमसे पर्यायवाची पूछा गया तो बताओ। आविर्भाव का पर्यायवाची ये हो जाएगा 47 नंबर सवाल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उद्भव। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तैरती चलती है इसीलिए नाव को डैश कहते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए कौन सा शब्द आएगा। अब देखिए यहाँ पे नाव के लिए कौन सा शब्द आएगा। नाव, नाव के लिए बड़ी ई की मात्रा हो जाएगा तरणी। तरणी जो है ये नाव के लिए है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। देखिए आठ भी तद्भव है, इसका तत्सम होता है अष्ट। और आम भी आपका तद्भव है, इसका जो तत्सम होता है ये आम्र होता है। आधा भी आपका तद्भव है, इसका जो तत्सम होता है वो आर्द्र होता है। और मेरे प्यारे भाई जो अग्नि है ये आपका तत्सम शब्द है और ये तद्भव नहीं है, इसका तद्भव अग्नि का तद्भव आग होता है। तो राइट आंसर डी आंसर करेक्ट आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि जब भी क्लास आए तो नोटिफिकेशन मिलता रहे। स्पर्श व्यंजन कुल मिलाकर के 25 हैं। राइट हो जाएगा डी आंसर, 25 स्पर्श व्यंजन है। अगला देखो कवि का स्त्रीलिंग क्या है। देखिए यहाँ पे तो ये पूछा गया है कवि का स्त्रीलिंग क्या है। कभी कभी यही सवाल लैंग्वेज चेंज करके पूछ लिया जाता है कि कवित्री का सही वर्तनी क्या होगा। तो एक कवित्री किस तरीके से लिखा जाएगा। देखिए कवियायनी तो होगा नहीं, कवियानी तो होगा नहीं, और कवियित्री भी नहीं है, कवियित्री राइट हो जाएगा। कवि का स्त्रीलिंग कवियित्री होगा। अगला सवाल है आपके सामने। सवाल क्या कह रहा है कि जो मुश्किल से खाया जा सके इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द लिखिए। जो मुश्किल से खाया जा सके इसके लिए एक और उपयुक्त शब्द क्या होगा। देखिए जो मुश्किल से खाया जा सके उसे कहा जाएगा दुर्भक्ष। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। देखिए दुष्कर जिसे मुश्किल से किया जा सके उसे दुष्कर कहा जाएगा। विषम जो सम ना हो उसे विषम कहा जाएगा। और दुर्लभ यहाँ पे होगा नहीं, तो यहाँ पे राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दुर्भक्ष। अगला है कि निम्नलिखित में से भाववाच्य वाक्य का चयन कीजिए। आपको बताना है कि इसमें से भाववाच्य क्या है।
मैं उठ नहीं सकता, हमारे द्वारा रास्ता आसानी से पार किया गया, उसके द्वारा भोजन पकाया गया, मेरे भाई से लड़ा नहीं जा सका। देखिए अक्सर अगर कहा जाए तो यहाँ पे भाववाच्य में असमर्थता दर्शाई जाती है, मैं उठ नहीं सकता। अब यहाँ पे अगर ये कहा जाता कि मुझसे उठा नहीं जाता तब आपका हो जाता भाववाच्य, तो यहाँ पे ये नहीं होगा। हमारे द्वारा रास्ता आसानी से, तो यहाँ पे हो जाएगा कर्मवाच्य, और उसके द्वारा भोजन पकाया गया, यहाँ पे भी कर्मवाच्य है। हम जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा मेरे भाई से लड़ा नहीं जा सका, ये आपका भाववाच्य है। डी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा 54। क्वेश्चन नंबर 54 है आपके सामने। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है? बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। इसमें अलंकार जो है ये है रूपक अलंकार। डी आंसर राइट हो जाएगा। अगला है कि दिए गए शब्द युग्म के सही अर्थभेद का चयन कीजिए। ताक और ताक। देखिए ताक का अगर बात की जाए तो इसका मतलब होता है घूर कर देखना, और ताक का मतलब होता है दीवार का आला। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। घूर कर देखना ताक का मतलब है, और ताक का मतलब जो है ये दीवार का आला है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आदरणीय व्यक्तियों के लिए हमेशा किस वचन का प्रयोग किया जाता है? आदरणीय व्यक्तियों के लिए। अब देखो अगर आपके घर मान लीजिए आपके मौसा आ गए, तो आप क्या कहते हो? मम्मी मौसा आ गए। ये थोड़ी कहते हो कि मौसा आ गया। भाई ऐसे कहोगे तो नाराज़ हो जाएंगे, है ना। फूफा जी आ गए तो तुरंत नाराज़ हो जाएंगे। तो आदरणीय व्यक्तियों के लिए हमेशा बहुवचन का प्रयोग होता है। फूफा जी आ गए हैं, फूफा आ गया है, भाई ऐसा थोड़ी कहा जाता है। तो बी आंसर राइट हो जाएगा बहुवचन। अगला है इनमें से सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? सकर्मक क्रिया नहीं जिसमें कर्म हो। देखो श्याम बहुत तेज दौड़ता है, क्या दौड़ता है? नहीं पता। मोहन खाता है, क्या खाता है? नहीं पता। राम तेज दौड़ता है, क्या दौड़ता है? ये भी नहीं पता। सोहन केला खाता है, क्या खाता है? भाई केला खाता है। तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोहन केला खाता है। क किस कारक का प्रसर्ग है? का जो है ये किस कारक का प्रसर्ग है? देखो संबंध में ही होता है क, की, के, रा, री, रे, ये सब संबंध में ही होता है। अधिकरण में होता है में और पर, और कर्म में क्या होता है? संप्रदान में क्या होता है? कर्म में होता है कर्ता ने कर्म को, और संप्रदान में होता है के लिए। तो यहाँ पे राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, संबंध कारक। अगला है आपके सामने कि निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य का चयन करना है 59 नंबर सवाल। मैं देखो आप अपनी प्रतिज्ञा के प्रण से डिगे नहीं। और जब प्रतिज्ञा कह दिया गया तो प्रण फिर बीच में लाना कोई भी ज़रूरी नहीं है। तुम्हारे आने से मैं गदगद हो गई। फिलहाल देखते हैं अगला। मैं शुक्रवार के दिन, जब शुक्रवार कह दिया गया तो के दिन कहने की ज़रूरत नहीं। भोजन बनाने की व्यवस्था का प्रबंध करें। देखो व्यवस्था कह दिया गया तो प्रबंध लगाने की ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पे राइट हो जाएगा मैं, तुम्हारे आने से मैं गदगद हो गई। वी आंसर राइट हो जाएगा, तुम्हारे आने से मैं गदगद हो गई। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? अशुद्ध कौन सा है? पुष्प शुद्ध है, बिल्कुल शुद्ध है मेरे भाई। पुष्प बिल्कुल शुद्ध है, और परिस्थिति भी शुद्ध है, प्रशंसा भी शुद्ध है। पूज्य गलत है, क्योंकि पूज्य जो है ये इस तरीके से लिखा जाएगा, और अगर पूछा जाए पूजनीय किस तरीके से लिखा जाएगा तो पूजनीय इस तरीके से लिखा जाएगा। पूजनीय में आप पूज्य मत लगाइएगा। नेक्स्ट है काठ होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? सचेत होना नहीं, लकड़ी होना नहीं, मूर्ख होना नहीं। राइट हो जाएगा स्तब्ध होना। काठ होने का मतलब है स्तब्ध होना। अठकोना में कौन सा समास है? अठकोना में कौन सा समास है? भाई अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना, ठीक है। अठकोना में द्विगु समास है, 8 कोनों का समूह। तो राइट हो जाएगा ए आंसर, द्विगु समास है। वह पड़ोसी अच्छा है, इस वाक्य में वह जो है किस प्रकार का विशेषण है? वह पड़ोसी अच्छा है, इस वाक्य में वह जो है किस प्रकार का विशेषण है? परिमाणवाचक नहीं। परिमाणवाचक जब किसी चीज़ को तौलने की बात की जाए, संख्यावाचक जब किसी चीज़ को गिनने की बात की जाए, गुणवाचक जब उसके व्यक्तित्व को, उसके गुण को दर्शाया जाए। राइट हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण है, सी आंसर राइट हो जाएगा। इनमें से तंद्रालु में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तंद्रालु में प्रयुक्त उपसर्ग, देखिए तंद्रालु में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? सवाल पूछा गया है। तंद्र में अलू प्रत्यय जोड़ दोगे, तंद्रालु में लू प्रत्यय जोड़ दोगे तो तंद्रालु हो जाएगा, आलू नहीं होगा भाई। राइट हो जाएगा वी आंसर, लू प्रत्यय। अगला है कि परोपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? परोपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? 65 नंबर सवाल।
परोपकार में पर उपसर्ग लगा हुआ है, वी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि इनमें से किसे उज्ज्वल रस या मधुर रस भी कहते हैं। इनमें से किसे उज्ज्वल रस या मधुर रस भी कहते हैं। देखो, श्रृंगार रस को रसराज भी कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे भक्ति रस जो है इसे उज्ज्वल रस या मधुर रस कहा जाता है। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भक्ति रस को उज्ज्वल रस या मधुर रस भी कहा जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 67 से 71 तक दिए गए गद्यांश, इसको पढ़ करके उत्तर देना है। तो मैं गद्यांश को एक बार फटाफट और सरसरी नज़र में पढ़ लेता हूँ। धर्म पालन करने के मार्ग में सबसे अधिक बाधा चित्त की चंचलता, उद्देश्य की अस्थिरता और मन की निर्बलता से पड़ती है। मनुष्य के कर्तव्य मार्ग में एक ओर तो आत्मा के बुरे भले कामों का ज्ञान, दूसरी ओर आलस्य और स्वार्थपरता रहती है। बस मनुष्य इन्हीं दोनों के बीच में पड़ा रहता है। अतः अंत में यदि उसका मन पक्का हुआ तो वह आत्मा की आज्ञा मानकर अपना धर्म पालन करता है, पर उसका मन दुविधा में पड़ा रहा तो स्वार्थपरता उसे निश्चित ही घेरेगी और उसका चरित्र घृणा के योग्य हो जाएगा। इसीलिए यह बहुत आवश्यक है कि आत्मा जिस बात को करने की प्रवृत्ति दे उसे बिना स्वार्थ सोचे झटपट कर डालना चाहिए। इस संसार में जितने बड़े बड़े लोग हुए हैं, सभी ने अपने कर्तव्य को सबसे श्रेष्ठ माना है, क्योंकि जितने कर्म उन्होंने किए उन सब में अपने कर्तव्य पर ध्यान देकर न्याय का बर्ताव किया। जिन जातियों में यह गुण पाया जाता है वह ही संसार में उन्नति करती हैं और संसार में उनका नाम आदर से लिया जाता है। जो लोग स्वार्थी होकर अपने कर्तव्य पर ध्यान नहीं देते वह संसार में लज्जित होते हैं और सब लोग उनसे घृणा करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे सवाल है कि धर्म पालन करने में बाधा डालने वाली प्रवृत्तियाँ कौन सी हैं। तो अभी आपने देखा कि धर्म पालन में कमज़ोर मन, उद्देश्य का निश्चित ना होना, चंचल मनोवृत्ति, ये सभी जो प्रवृत्तियां हैं ये बाधा डालती हैं। तो राइट हो जाएगा आपका डी आंसर। अगला है कि संसार के बड़े बड़े लोगों ने क्या सबसे श्रेष्ठ माना है। तो उन्होंने कहा कि अपने कर्तव्य को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। अगर आप अपने कर्तव्य को श्रेष्ठ मानते हैं तो आप उन सभी ऊंचाइयों को छुएंगे जो आप सोच रहे हैं या जिनके प्रति आप मेहनत कर रहे हैं। तो कर्तव्य आपका श्रेष्ठ होता है। सी आंसर। निर्बलता शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय का सही विकल्प कौन सा होगा। निर्बलता में देखिए, निर नीचे र में हलंत लगा होना जरूरी है। बल और त प्रत्यय लगा हुआ है। राइट हो जाएगा निर उपसर्ग, बल मूल शब्द है, त प्रत्यय है। राइट हो जाएगा निर्बलता। अगला है कि कायर की भाववाचक संज्ञा क्या है। क्वेश्चन नंबर 70 है, कायर की भाववाचक संज्ञा क्या है। सही आंसर हो जाएगा कायर की भाववाचक संज्ञा है कायरता। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कायरता जो है ये कायर की भाववाचक संज्ञा है। बताइए क्वेश्चन नंबर 71, अपना मतलब निकालने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा, बताइए, तब तक हम पानी पी लें। देखिए, अपना मतलब निकालने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या होगा। इसके लिए एक शब्द है स्वार्थी। राइट हो जाएगा डी आंसर स्वार्थी। यथार्थ में कौन सी संधि है। यथार्थ में कौन सी संधि है। यथा प्लस अर्थ, ये आपका विच्छेद होगा और इसमें हो जाएगी दीर्घ संधि। राइट हो जाएगा ए आंसर। इनमें से हार की जीत कहानी के कहानीकार कौन है। हार की जीत कहानी के कहानीकार कौन है, 73 नंबर सवाल है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा सुदर्शन। तो हार की जीत कहानी जो है ये सुदर्शन ने लिखा है। अगला, हिमतरंगिणी किसका काव्य संग्रह है जिसपे इन्हें साहित्य अकादमी भी मिला था। और माखनलाल चतुर्वेदी हैं, इन्हें सबसे पहले साहित्य अकादमी मिला है हिमतरंगिणी के लिए। तो सी आंसर राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि परीक्षा, शतरंज के खिलाड़ी, सवा शेर, गेहूँ, कफन, कहानियाँ के लेखक कौन हैं। अब देखिए, अगर यहाँ पे कफन दे दिया गया तो आप आसानी से बता सकते हो, है ना। राइट हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद, जिनके बचपन का नाम धनपत राय था। तो ध्यान रखिएगा धनपत राय था। अब यहाँ से आपका स्टार्ट होता है रीजनिंग और इसके बाद मेरे प्यारे भाई आपका स्टार्ट होता है मैथ। और रीजनिंग मैथ के सवालों को अगर आप हल करना चाहते हैं तो आप इसकी PDF ले लीजिएगा। अगर PDF ले लेते हो तो कोई बात नहीं, अगर PDF नहीं
आपको मिलती हैं। वैसे मैं PDF दे दूँगा टेलीग्राम पे, लेकिन अगर आपको नहीं मिलती हो तो आप इसको ऑनलाइन मंगवा सकते हैं, फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा। अदरवाइज़ गाइज़ आप इसकी PDF ले लीजिएगा, मैं टेलीग्राम पे दे दूँगा, PDF ले लीजिएगा, कोई पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। बाकी मेरे प्यारे भाई, आपको ये हमारी अगर मेहनत अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कर दिया करो, और चैनल पे पहली बार आए हो तो बिना कहे सब्सक्राइब कर लिया करो, क्योंकि इससे आपको ही बेनिफिट मिलेगा। जो कोई भी क्लास होगी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। और अगर आप सभी का प्यार और सपोर्ट रहा तो ये जो 10 सेट हैं वॉल्यूम 2 के, ये 10 सेट मैं कंप्लीट करवा दूंगा। पहले हिंदी और जीके में कंप्लीट करवा रहा हूँ। हिंदी जीके कंप्लीट होने के बाद मैं मैथ और रीजनिंग के भी सेट को कंप्लीट करवा दूंगा। मैथ में कंप्लीट करवा दूंगा 10 सेट का, रीजनिंग में कंप्लीट करवा दूंगा 10 सेट का, ठीक है। तो अगर आपका सपोर्ट रहा तो वॉल्यूम 2 का ये कंप्लीट हो जाएगा, और अगर आप सभी का सपोर्ट और भी अच्छा रहा तो वॉल्यूम 1 के भी सभी सवालों को अच्छे से कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है भैया। तो आपको मैंने बेहतरीन क्लास दी है, आई होप ये हमारी मेहनत अच्छी लगी होगी। और बाकी इस ई बुक के बारे में मैंने आपको बता दिया, कहीं कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिएगा। ये ई बुक जो है ये जीके वाली है, और जो ये ई बुक ये वाली ये आपके यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए है, और इस पर भी अभी 60% का डिस्काउंट आज के लिए चल रहा है, और ये आपको 39 में मिल जाएगी, अदरवाइज़ बाद में लोगे तो 99 के मिलेगा। और इसमें आपको जीके, यूपी जीके, हिंदी, मैथ, रीजनिंग सब कुछ मिलेगा बेस्ट क्वालिटी के साथ, इमेज और कलरफुल के साथ। 418 पेज की ये ई बुक है। और मेरे प्यारे भाई, अगर आपको लेना है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा, नंबर मैं लिख दे रहा हूँ 8948667652। इस पर आप व्हाट्सएप कीजिएगा। यहाँ से आप इसके डेमो पेज भी देख सकते हैं, यहाँ से आप जो भी सवाल है इस ई बुक से संबंधित आप यहाँ से इसके डाउट को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके इसको एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि अगर आप इसको एक बार पढ़ लेते हो तो फिर से आपको किसी के भी कोई भी कोर्स की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है तो एक बार अच्छे से मन लगा करके पढ़ाई करने की। तो मेरे प्यारे भाई, ये क्लास आज की यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं इसके बाद एक और नई बेहतरीन क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।